नमस्कार। मैं मुंबई से अभिजीत देशपांडे। मुंबई की सोमैया कॉलेज में मैं मराठी पढ़ाता हूँ और मैंने 2005 में एक किताब लिखी थी, एक होता कार सेवक, जिसका हिंदी में मतलब है एक कार सेवक था। और मजे की बात यह है कि अभी 2019 में इसी नाम से हिंदी में किताब आई, एक कार सेवक था, जो राजस्थान के भंवर मेघवंशी जी की है। सो मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से भंवर जी मेघवंशी। मैं भंवर जी, आपकी किताब के बारे में बताइए। जी, मेरी इस किताब का नाम है मैं एक कार सेवक था। जी। और ये 2019 को अक्टूबर में पब्लिश हुई। दरअसल ये लिखी गई थी फेसबुक पर एक लंबी सीरीज के रूप में 2013 और 14 के बीच में। और उसके बाद में फिर ये किताब के रूप में बनी और कुछ प्रकाशकों के बीच में घूमती रही कई सालों तक। और अंत में नवारुण प्रकाशन ने इसको छापा अक्टूबर में। तो किताब जो है वो उसका अंग्रेजी भी अनुवाद हुआ है। जी जी जी, उसका अंग्रेजी अनुवाद आया है, आई कुड नॉट बी हिंदू। और ये निवेदिता मेनन ने जनवरी में आया है शायद। जनवरी 2020 में वो ट्रांसलेशन उसका पब्लिश हुआ और नवयाना ने उसको छापा है। निवेदिता मेनन ने उसका अनुवाद किया है। तो किताब जो है वो किताब दरअसल मेरे बचपन में जो किशोर अवस्था में मैंने जो आरएसएस के साथ काम किया और पहली जो कार सेवा थी 1990 में, उसमें जाने की और आरएसएस में रहने की और आरएसएस से मोह भंग होकर के बाहर आने की जो कहानी है, उस कहानी के संस्मरण एक तरीके से इस किताब में है। जी। और मुझे ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि आपकी इसी नाम से किताब मराठी में 2005 में आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी किताब के बारे में बताएं, क्या है वो? हाँ, एक्चुअली 2004 में मैंने एक दिवाली मैगजीन के लिए बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था, लगभग 50 पेज का आर्टिकल होगा। तो उसी के बाद में 2005 में किताब बनाई गई, एक होता कार सेवक। तो मेरी भी आप ही की तरह हेलो जी। हाँ, आप ही की तरह 2005 में किताब हुई थी, लेकिन जो मेरी कहानी है वो लगभग 1984-85 से शुरू होती है। मैं मेरे घर में आरएसएस का वातावरण था। मेरे पिताजी खुद आज भी कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक है, कार्य करता रहे हैं। तो संघ के लोगों का घर में आना जाना था। 90 के जिस कार सेवा का आपने जिक्र किया, उस कार सेवा में मेरी माँ और मेरे चाचा कार सेवा के लिए गए थे, लेकिन वो अयोध्या तक पहुंच नहीं पाए। और फिर हुआ ये कि वहां पर वहां की पुलिस ने जो भी लाठियां काठियां दी, तो वो खा के वो बाद में वापस आ गए। तो ये एक चीज थी। मैं तब कॉलेज में पढ़ रहा था। सो 92 की कार सेवा के लिए, दिसंबर 92 में जो कार सेवा हुई थी, उस कार सेवा में मैं खुद शामिल हुआ। आरएसएस की शाखा भी जाता था, आरएसएस के कई सारे मामलों में मैं सहभागी होता था। तो 92 में जब मैं वहां पर कार सेवा के लिए 3 दिसंबर को मैं अयोध्या में पहुंचा, और तब से लेके बहुत सारी भीड़ आने लगी। कई सारे कार सेवक पूरे देश से वहां पर आ गए, और 6 दिसंबर को मैं खुद वहां पर मौजूद भी था। और हम सबको पता है कि 6 दिसंबर को दोपहर 12 के आसपास, पहले तो सुबह 9-10 बजे से भाषण शुरू हो गए थे, भजन शुरू हो गए थे, और उन सब भाषणों का जो मायना था वो यही था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। किस तरह से हिंदुओं पर भयानक अत्याचार अब तक होते रहे हैं। उसमें कांग्रेस का जिक्र था, उसमें मुसलमानों का जिक्र था, और हमारी परंपरा को अगर उज्जवल बनाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह तो जी आप पहुंचे, आप उस ढांचे तक पहुंच पाए?
जी। जब 12 बजे वो मस्जिद पर कुछ कार सेवक चढ़े और उन्होंने वो झंडा वहां पर फहराया, और उसके बाद भीड़ में एक तरह से ये पैदा हो गया, एक जल्लोश पैदा हो गया, और लगभग 4 बजे तक उस ढांचे तक मैं पहुंच पाया। बाद में हम सबको पता है कि शाम तक वहां पर आर्मी आ गई और कार सेवकों को हटाया गया। 10 दिसंबर के आसपास मैं तब मराठवाड़ा के परभणी नाम के एक जिले में रहता था। मैं वहां पर पहुंचा, लेकिन तब जो मैंने पाया कि पूरे भारत में एक अशांति का माहौल है। कहीं पर दंगे हो रहे हैं, कहीं पर बिल्कुल आज जैसे हम लॉकडाउन देख रहे हैं उस तरह का एक संचार बंदी लागू थी। तो ये सब चीजें थी, और मेरे मन में फिर कई सवाल उभरे। तो उसको लेकर मैं बहुत अस्वस्थ रहा। 2 साल के बाद मैं जब मुंबई में पढ़ने के लिए आया, और तब मैंने जो मेरे अंदर सवाल पैदा हुए थे उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू होने का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर उन सब चीजों को ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा कि बस अभी इस पर लिखना चाहिए। और फिर जाके 2004 में, बहुत सालों के बाद, लेकिन 2004 में मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। 2005 में वही जाके किताब हो गई एक होता कार सेवक। जी। तो जिसमें आपने जैसे कहा कि मोह भंग होके मैं भी उस आरएसएस की हिंदू राजनीति से, हिंदुत्ववादी विचारों से निकला। मतलब मैं मानता हूं कि मुझे भी कोई भी धर्म की जरूरत नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए बिना किसी धर्म के भी आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, और इस तरह का जीवन में भी 2002-4 से जी रहा हूं और आराम से जी रहा हूं। जी जी। जी, तो आपकी कहानी क्या रही? मैं 1986-87 में शाखा में जाना शुरू हुआ। तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, और हमारा जो गांव है उसी गांव में शाखा शुरू हुई। शाखा जिन्होंने शुरू की वो भूगोल के टीचर थे, वो हमको भूगोल पढ़ाते थे स्कूल में, और वही शाम को आकर के शाखा लगाते थे। तो हमारे लिए शुरू शुरू में शाखा जो थी वो खेलने का एक माध्यम था, एक्सरसाइज का एक माध्यम था, और ऐसा समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा क्लास जैसा था, क्योंकि स्कूल के टीचर ही आकर के एक और घंटे हमारे बीच रहते थे। तो हम उसको ये मान रहे थे कि ये जो गुरुजी हैं वो हमको और थोड़ा ज्यादा सिखा रहे हैं। वो थोड़ा अच्छा गाना वाना भी गाते थे और बोलते भी बढ़िया थे। तो ये 5-6 महीने तक चलता रहा। तब तक तो ये पता भी नहीं चला कि भाई क्या है ये। दरअसल शुरू शुरू में तो हम अपना खेलना कूदना ही सारा सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो शुरू हुई बौद्धिक, उसके बीच में फिर ये पता चला कि हम हिंदू हैं और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा देश है, इस पर आक्रमणकारियों ने कब्जा किया। और फिर वो जो सारी बातें जिनसे आप भी वाकिफ हैं, और हर वो व्यक्ति जो संघ में जाता है वो सब, कि कैसे धीरे धीरे ये सब कुछ पेनिट्रेट हो जाता है। हमको मालूम भी नहीं होता है कि ये कब हमारे भीतर में घुस गया। साल भर के अंदर ये समझ में आ गया कि हम बहुत विशेष लोग हैं जो चयन किए गए हैं इस ईश्वरीय काम के लिए, और जैसे हमको भगवान ने चुना है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। और तब तक गणवेश आ गया, ध्वज आ गया शाखा में, और धीरे धीरे मैं स्वयंसेवक से मुख्य शिक्षक कार्यवाह होते हुए अगले कुछ सालों में मैं जिला कार्यालय पर पहुंचा। जिला कार्यालय प्रमुख रहा 1 साल तक, और इसी दरमियान ये पहली वाली कार सेवा हुई, और उस कार सेवा में जाने का अवसर मिला। हालांकि मैं आपकी तरह पहुंच नहीं पाया अयोध्या। हम लोग निकले अजमेर तक, हमारे तमाम बड़े भाई साहब लोग हमारे साथ चले थे, प्रचारक जी और विश्व हिंदू परिषद के लोग और बाकी लोग। लेकिन वहां हमको ट्रेन में बिठा करके खुद वापस में भीलवाड़ा चले गए, और हम लोग निकले वहां से। आगरा के पास एक टुंडला स्टेशन है, वहां पर हमारी सुबह सुबह में गिरफ्तारी हुई। लोगों को भर करके ट्रकों में और मथुरा इंटर कॉलेज में ले जाया गया। मथुरा इंटर कॉलेज में इतना भीड़ ऑलरेडी थी कि वहां पे उन्होंने लेने से मना कर दिया। देन फिर आगरा ले जाया गया, और आगरा में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम में कोई जेल बनाया गया था, और वो जेल जैसा कुछ भी नहीं था।
दरअसल टेंट लगा करके वो अस्थायी कैंप जैसा था और उसकी दीवारें इतनी छोटी थी कि कोई भी कूद करके दूसरी तरफ जा सकता था। लेकिन चूंकि आगरा में उस समय बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा टेंशन था, तो कर्फ्यू जैसा लगा हुआ था, तो उस अस्थायी जेल में हम लोग 10 दिन रहे। तब तक जो लोग अयोध्या पहुंचे, ये नवंबर 1990 की बात होगी जी, वहां पर मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने रोका, कुछ लोगों को गोली लगी और कार सेवा स्थगित कर दी गई। हमको खबर मिली कि कार सेवा स्थगित हो गई, हम वहां से रिहा हुए और वापस भीलवाड़ा आ गए। फिर वापस संघ का काम और वही सब काम हम करते रहे। इस दरमियान ये हुआ कि 1991 मार्च में राम मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, ऐसा एक अभियान आंदोलन चला। वो उस आंदोलन के तहत भीलवाड़ा शहर में, जहाँ के कार्यालय पर मैं रहता था, उस शहर में ये एक जुलूस निकाला गया और जुलूस का जो समय था और जो उसका रास्ता था वो एक मस्जिद के पास से गुजरता था और उसका समय नमाज के, दोपहर की नमाज के बाद का समय था। तो प्रशासन ने ये कहा कि इस वक्त में इधर से गुलमंडी जो इलाका है मुस्लिम इलाका, इससे मत निकलिए क्योंकि संघर्ष होने की संभावना है। चूंकि उस समय राजस्थान में जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारा भीलवाड़ा का जो विधायक थे वो भाजपा के थे, वो संघ कार्यालय खूब आते जाते थे और वो संघ के स्वयंसेवक थे खुद भी। तो हमें ये लगा कि हम अपने ही शहर में क्यों नहीं निकल सकते, तो हम बड़े उत्साह में थे और हम लोग चिल्लाए प्रशासन पे कि गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हमको नहीं निकलने देंगे, हम निकलेंगे, उसी रास्ते से निकलेंगे और उसी समय में निकलेंगे। तो ये जो जद्दोजहद हो रही थी उस समय किसी ने पीछे से भीड़ से पत्थर फेंके और पुलिस को लगे, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्थितियां और बिगड़ी, तो फायरिंग हुआ हवाई, और देन फिर वो लोगों पर फायरिंग हुआ और उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका इस आंदोलन से कोई लेन देना नहीं था। वो न तो वहां आए हुए थे न उसका कोई लेन देना था, लेकिन संयोग से वो दोनों हिंदू थे। एक तो रात में कहीं काम करता था और दिन में सोते रहता था, तो बाहर निकला, जैन बंधु था वो, बाहर निकला और उसने निकल करके देखा कि क्या धाई धाई की आवाज हो रही है और उसको गोली लग गई, वो मर गया व्यक्ति। और एक व्यक्ति एक छोटे गांव से सामान खरीदने के लिए आया था और वो सामान खरीद के वापस लौट रहा था और वो चपेट में आ गया। लेकिन संयोग से दोनों हिंदू थे, तो हिंदू होने के नाते उनको फिर शहीद घोषित कर दिया गया कि राम जी के काम आ गए ये लोग, और उनकी अस्थि कलश और अयोध्या में जो लोग मारे गए उन सबका अस्थि कलश लेकर के और फिर एक यात्रा हमारे जिले में निकाली गई। ये यात्रा मेरे मूल उस गांव में भी आई जिस गांव से मैं पहली बार शाखा में जुड़ा और जुड़ते आगे बढ़ते हुए फिर शहर में चला गया था। तो हमने अपनी बस्ती में, हमारा जो बस्ती है मैं जहाँ रहता हूँ वो एक दलित बस्ती है जो मूल गांव से थोड़ा सा दूर में है। आमतौर पर सारी जगहों पे दलित बस्तियां थोड़ी दूर में होती है, हमारे यहाँ वैसे भारत के सभी गांवों में इसी तरह की स्थिति होती है। तो मूल गांव से थोड़ी बाहर की तरफ दलित लोगों को बसाया जाता है, या मतलब वो गांव का हिस्सा है भी और नहीं भी है, बस वो वही है। तो आज भी उस गांव का, हमारे गांव का कोई अलग नाम नहीं है, वो उसी गांव का हिस्सा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि उस गांव का हिस्सा होते हुए नहीं भी है और हिस्सा है भी सही। तो वहां पर इस अस्थि कलश यात्रा का हमने अपने गांव में कार्यक्रम किया और फिर बाद में हमारे अपने छोटे से उस इलाके में जो खेड़ा कहते हैं हम, वहां आए वो लोग और वहां भी एक छोटा कार्यक्रम किया। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, उस समय तक 9 साढ़े 9 बज चुका था। तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए खाना हमने यहाँ पर बनाया है। तो खाना जब बनाया गया, आपके परिवार की और मेरे परिवार की थोड़ी सी थोड़ी भिन्न कहानी है। आपके पिताजी अभी भी संघ में हैं और कार्यकर्ता, और आपकी माँ भी कार्यसेवक रही, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल अलग था। मेरे पिताजी जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो उनको कभी पसंद नहीं था कि मैं इस तरह की हाफ पैंट पहन करके और टोपी लगा करके हाथ में लठ लेकर के और जाऊं। वो सदैव कहते रहते थे कि ये जो लोग हैं ये ठीक लोग नहीं है, ये हमारे खिलाफ लोग हैं, हमारे विरोधी लोग हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं संघ में जाते जाते मुझे ये लगने लग गया कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो देशद्रोही लोग होते हैं, इनका कोई समझ तो होता नहीं है
और ये जानते भी नहीं है संघ के बारे में, और मैं उनको हर बार ये कहता रहता था कि आप कुछ जानते नहीं है, आपको गलत है सारा सब कुछ जानकारी। तो जब ये भोजन बनाना हमने शुरू किया तब भी पिताजी ने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि वो नहीं खाएंगे। तो मैंने प्रतिवाद किया, मैंने कहा नहीं, आप जानते ही नहीं है, संघ में कोई जाति नहीं चलता, हमारे यहाँ सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब जगह पे खाते हैं, और आप जानते नहीं है। तो उनका बढ़िया बात है, अगर खाते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। तो खाना बना, और जब ये लोग आए और हमने कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उनको कहा कि खाना खा लीजिए, तो सेवा भारती के जो जिला के प्रमुख थे नंदलाल जी भाई साहब, वो एक तरफ ले गए और उन्होंने ले जाकर के मेरे कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा, बंधु आप तो समझदार हैं, अभी आप जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो एक समान नहीं हुआ है, विषम है काफी, और हम तो आपके यहाँ कभी भी खाना खा सकते हैं, एक थाली में बैठ के खाते हैं, लेकिन ये जो साधु संत हमारे साथ आए हैं, ये इनको दिक्कत होगा कि भाई हमने इनको एक वंचित वर्ग के स्वयंसेवक के घर पे खाना खिला दिया, तो आप ऐसा कीजिए कि इस खाने को पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में खिला देंगे। तो उनका मतलब ये था कि हम अगले गांव में बिना इनको ये बताया कि एक दलित के घर से ये खाना आया, हम इनको खिला देंगे। तो मेरे लिए बहुत स्तब्ध करने वाली बात थी, मैं बिल्कुल सदमे की स्थिति में आ गया, लेकिन मैं फंसा हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे कहा था कि वो नहीं खाएंगे, और मैंने बहुत दावे के साथ कहा कि वो खाएंगे क्योंकि आप जानते के लोग। तो मेरे लिए भी वहां घर में अपने आप को बचाने का रास्ता वही था कि पैक करके वो ले जाए। तो हमने जब पैक करना शुरू किया तो पिताजी ने पूछा कि भाई क्यों पैक कर रहे हैं, तो मैंने अपने से ही एक बहाना उनको बना दिया कि अगले गांव में एक और कार्यक्रम करना है, वो जल्दी में है, इसलिए वो ले जा रहे हैं और अगले गांव में खा लेंगे खाना। जी, तो ले गए वो पैक करवा के खाना। हमने खीर और पूड़ी बनाया था उनके लिए, तो हमने एक केतली में और एक थैली में पूड़ियां भरी, एक केतली में उनको खीर भरा और वो दे दिया, गाड़ी जीप में उनको पकड़ा दिया और वो लेकर करके चले गए। इस यात्रा में मेरे क्लास फेलो साथ में थे, और मेरे साथ वो भीलवाड़ा में शाखा में भी जाते थे, पुरुषोत्तम थे, कविताएं वगैरह लिखते थे, तो हमारी अच्छी मित्रता थी उनके साथ, मैं भी उसमें कुछ कविताएं लिखता था। तो वो दूसरे दिन केतली लौटाने के लिए आए मुझे जी, और उन्होंने मुझे आकर के ये बताया कि हालांकि मुझे मना किया गया है, लेकिन मैं आपको बिना बताए नहीं रहूंगा, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके यहाँ जो खाना गया था वो नहीं खाया गया। आगे के गांव में रामस्वरूप शर्मा जी के यहाँ खाना बनवा कर खाया गया रात में, और आपके यहाँ से जो खाना गया वो किनारे पर फेंक दिया मोड़ पर जाकर। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। तो इसका मतलब है एक तरफ तो वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ व्यवहार में ये सब चीजें वहां पर चलती है। नहीं, वो सामाजिक समरसता लिप सर्विस है, खंड से नीचे जो है वो जातिवाद है, वो जाति का घृणा है, वो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था। तो जब मैंने ये सुना कि भाई ऐसा हो गया तो मुझे यकीन नहीं आया। तब मेरे मित्र पुरुषोत्तम क्षत्रिय और हम दोनों मिलकर के उस जगह पर गए सब पे जहाँ पर ये डाला फेंका उन्होंने खाना, और चूंकि फेंका गया तो एक तरफ था रोड के किनारे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये हाथ से नहीं गिरा होगा, बल्कि ये फेंका ही गया होगा। और मैंने जब यकीन हुआ वो देखा तब, और तब आगे के जिस गांव में यात्रा थी वहां गए हम लोग, और वहां जाकर के मैंने उनके साथ एक तरीके से बहस किया। मैंने कहा आपने मेरे घर खाना खाया नहीं, पैक करके ले गए, और पैक करने के बाद भी आपने खाया नहीं, फेंक के चले गए। तो मेरे को वो समझाने लगे उल्टा कि बंधु आप एक बहुत छोटी सी बात को बड़ा इश्यू बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये तो खाना पीछे जो लोग हाथ में लेके बैठे हुए थे, गाड़ी टर्न पर जोर से मुड़ी तो उनके हाथ से गिर गया। तो ये बहाना था जिसको बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता था, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग लोगों के हाथ में थी। अगर पूड़ी गिर जाती तो खीर बची रहती, खीर गिर जाती तो पूड़ी बची रहती, दोनों चीजें एक साथ कैसे गिर सकती है। और गिरने का उस बर्तन पे भी कोई निशान नहीं था जिसमें, तो मेरे को पता हो गया कि वो बिल्कुल एक बहाना बना रहे हैं। उसके बाद मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, और उनके लिए बिल्कुल बहुत छोटी बात थी। हर जगह से मुझे यही जवाब मिलता रहा कि आप बहुत छोटी बात को बहुत बड़ी बना रहे हैं, जबकि बात नहीं है। संघ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आपके साथ क्या इतने सालों में कभी छुआछूत हुई क्या? आप ऐसा कैसे मानते हैं? ऐसे ही वो मुझे ही समझाते रहे, मेरी बात को कहीं सुना नहीं गया।
जी। निचले लेवल से लगा करके ऊपर के लेवल तक जहाँ जहाँ मैं कह सकता था मैंने ये सारी चीजें कही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। तब फिर मुझे लगा कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इनका विचार कुछ और है और व्यवहार कुछ और है। ये प्रिंसिपल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, समरसता की बात कहते हैं, हिंदू सोदरा सर्वे कहते हैं, हिंदू पतित नहीं होता है कोई, सब भाई हैं, ये सब बातें जो है वो मुझे समझ में आ गई कि ये केवल कंठ से ऊपर ऊपर है, हमको काम में लेने के लिए है। तो उसके बाद वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो भी इस देश में जन्मा है और इस देश को अपना मानते हैं, चाहे वो मुसलमान भी हो, वो भी तो हिंदू है, ऐसा कभी कभी कहते हैं, लेकिन असलियत में क्या है वो हम सब जानते हैं। अभिजीत जी, उनका ये जो कहना है कि जो ये तो मुसलमान जो है वो मोहम्मदी हिंदू है और ख्रिस्ती हिंदू है जो क्रिश्चियन। मैं आपको मोहम्मदी हिंदू का एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत का विभाग था, उस विभाग में फिरोज खान नाम के एक वो भी राजस्थान से राजस्थान प्रोफेसर थे और वो राजस्थान के हैं। उनकी 3 पीढ़ियां कृष्ण के भजन गाती हैं जी। और उनके पिताजी भी संस्कृत पढ़े और उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्यार से और बहुत उससे मान के साथ उन्होंने उसको संस्कृत पढ़ाया और वो संस्कृत का टीचर बना। अब आप देखिए कि कृष्ण के भजन गाने वाले 3 पीढ़ियों वाले लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो तो पक्के ही मोहम्मदी हिंदू हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रहे, इनको ये कहा कि मोहम्मदी हिंदू की बात करते हैं, फर्जी है एक नंबर के। तो ये इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये ऊपर ऊपर से कुछ कहते हैं, इनके भीतर में मेरा ये मानना है कि इनके कंठ पे बहुत मिश्री है, बहुत मिठास है, लेकिन इनकी नाभि में बहुत घृणा है, बहुत कड़वाहट है। जाति व्यवस्था है, दूसरे जातियों के प्रति, धर्मों के प्रति बहुत सी घृणा है, वो फैलाते भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं निकला और मैंने फिर विद्रोह शुरू किया और तब से लगा करके कंटिन्यू मैं उसी विद्रोह के साथ लगा हुआ हूँ। कई बार भिड़ंत तो होती रहती है, चलता रहता है, लेकिन मैं फिर निकल गया वहां से। 1992 की जब कार सेवा हुई उससे पहले मैं पूरी तरीके से बाहर हो गया। और जब बाबरी मस्जिद टूटी उस दिन मैं बिल्कुल बीच में खड़ा था एक तरीके से। मैं कोई न तो खुशी थी मुझे और न ही दुख जैसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि मैं जिनके साथ था, मैं पिछली बार तोड़ना चाहता था जिस चीज को, वो टूट चुकी थी। और लेकिन मुझे लग रहा था कि उससे पहले ही मैं कुछ टूट चुका था, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो अपने आप में सारी चीजों को बदल देने वाला घटना था। जैसे मैंने कहा कि 6 दिसंबर को रात हम अयोध्या से तो निकले, लेकिन जो भी चीजें मैंने पूरी भारत भर में देखी, मेरे क्लास में भी कुछ मुसलमान मित्र हुआ करते थे, लेकिन उनके प्रति तब तक मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं आया था। लेकिन जब मैं वापस पहुंचा मेरे गांव और जिस तरह का वातावरण था, तो ये कहने जाने लगा कि आपको रात को अभी जैसे पुलिस से गश्त मारते हैं उस तरह से गश्त मारनी है अपनी ही कॉलोनी में, कहीं मुसलमान आप पर हमला ना कर दे। तो मतलब ऐसी चीजें हो रही थी जो मुझे बहुत ही अस्वस्थ करने वाली थी, और ये कुछ दिनों तक चलता रहा। तो इन चीजों ने मेरे मन में कई सारे सवाल पैदा कर दिए थे कि अब तक हम साथ में रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिससे मेरे और उसके बीच में ये अंतर पड़ गया। तो यही चीजों को लेकर मानवीयता क्या होती है, धर्म के मायने क्या होते हैं, ये चीजें मैंने जब बाद में पढ़नी शुरू कर दी। आपका तो एक अनुभव रहा है जाति व्यवस्था के बारे में, मेरा ऐसा कुछ अनुभव नहीं रहा, क्योंकि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वे एक उच्च वर्णीय जाति व्यवस्था में है। क्योंकि मैं अभी जाति मानता नहीं हूँ, तो मैं किसी भी जाति का खुद को नहीं मानता हूँ। तो लेकिन मेरा ये जो प्रवास हुआ है, वो एक जर्नी जो हुई है, वो कट्टर हिंदू होने से
पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष एक व्यक्ति होने की तरफ, एक मानवीयता की तरफ मैं बढ़ा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ तक आ पाया। मैंने बाद में जाके मेरा जब बेटा हुआ 2001 में, सॉरी 2003 में, तो मैंने उसका नाम भी कबीर रखा। और मैंने तब ये कहा था और सोचा था कि मैं उसको कोई भी जाति और कोई भी धर्म नहीं दूंगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसका अपना हक होगा कि उसको अगर चाहिए तो वो धर्म स्वीकार सकता है, लेकिन मैं खुद से नहीं दूंगा, क्योंकि धर्म या जाति ये कोई जीन से आने वाली चीज नहीं है, कुछ डीएनए से आने वाली चीज नहीं होती, वो संस्कारों की बात होती है। तो मैं किसी एक धर्म के संस्कार अगर उस पर नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया, लेकिन उसको अगर लगे कि धर्म की आवश्यकता है तो वो अपना सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो ये एक चीज थी। आप जानते हैं कि 2014 से हालात बहुत बदले हैं, और इस हालात में आप और हम जैसे लोग जो है, जो एक धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, जो एक मानवीय संवेदना को मानते हैं, उन संवेदनाओं को बचा के रखना, उस धर्मनिरपेक्षता को बचा के रखना, ये हमारे सामने एक चैलेंज है। तो आपको क्या लगता है, आप जिस फील्ड में और जैसे राजस्थान में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति आपको कैसी दिखाई देती है? निश्चित रूप से 2014 के बाद में चुनौतियां बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने तो धर्मनिरपेक्षता को एक सम्मान और एक संवैधानिक मूल्य के रूप में अपनाया और समझा, लेकिन हमारे देखते देखते ही धर्मनिरपेक्षता भी गाली हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष होना भी बुरा हो सकता है, ये सब हो गया एक तरीके से। और खुलेआम नीचे आप कुछ भी लिखेंगे तो नीचे पोस्ट में लोग लिख जाएंगे कि ये सेकुलर है या सिकुलर है या सिंकुलर है, पता नहीं क्या क्या शब्द को बिगाड़ वैसे आपको भी ट्रोल किया गया है फेसबुक पर। जी वो चलता रहा। हाँ, मैंने भी ये अनुभव किया है बहुत सारा। एक बार मैं फेसबुक छोड़ करके भाग गया, मैंने विदा ले ली, 1 महीने तक मैं लौट के भी नहीं आया, क्योंकि इतना बुरी चीजें लिखते हैं और इतना, और हमारा वो टेस्ट कभी रहा नहीं। हम भी आलोचना करते हैं, बहुत कठोरतम आलोचना करते हैं, लेकिन भाषा का उतना पतन जो आज देख रहे हैं और 2014 के बाद में, क्योंकि ये वही लोग थे जो शायद अंदर दबे हुए थे, इनके भीतर में ये भावना तो सब कुछ थी, लेकिन इस तरह से ट्रोल करने वाले जो लोग थे वो हमें जानने वाले हमारे आसपास के ही लोग थे, ये एक चीज। और दूसरी एक चीज मैंने पाई, आपने भी वो देखा होगा कि वो लोग जब हम बातें करते हैं तो हम विचारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जब आप पर टीका करेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपको एज अ भंवर मेघवंशी आप पर हमला करेंगे, वो आपके विचारों पर हमला नहीं करेंगे। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, और इनमें से मैंने ये महसूस किया कि इनमें से कई ऐसे लोग थे जो बहुत नजदीकी लोग थे, मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे, बात करते थे, और आमने सामने कभी भी उन्होंने उस भाषा में बात नहीं की जिस भाषा में उन्होंने टीका टिप्पणी करना शुरू किया। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका विचार के साथ वो नहीं टिकते हैं लड़ाई में, वो विचारों का उत्तर प्रहार करते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर प्रहार करते हैं कि हम कैसे जीते हैं, पता नहीं कहां से वो ले आते हैं कि ये तो एनजीओ वाले एनजीओ गैंग के लोग हैं, फेलोशिप लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे पोस्ट बनाए गए जिनको पढ़ करके मुझे लगा कि इतनी जानकारी तो मुझे खुद के बारे में नहीं है, जितनी जानकारी वो कहां से उठा के लाया है, लेकिन कुछ भी बिना सिर पैर का लिख करके कुछ भी डाल देते हैं, और वो बस केवल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, यहाँ से उठाया वहां डाल दिया, वहां डाल दिया, आपकी बहस को डीरेल करने में लगे रहते हैं। जो डिस्कोर्स आप चलाना चाहते हैं उसको पूरा नैरेटिव को बदल करके और पता नहीं कहाँ की चीज को कहाँ ले जा करके पटकते हैं। तो ये बहुत व्यवस्थित हुआ है। ये सारे तत्व इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए क्योंकि राज सत्ता का सीधा सीधा समर्थन 2014 के बाद इन लोगों को मिल गया है। तो मैं इस 2014 के बाद के पूरे पीरियड को फांसीवादी भी मानता हूँ, फांसीवादी भी मानता हूँ और फसाओवादी भी मानता हूँ कि यहाँ
फासिज्म का चरित्र तो दिखता ही है, ये है ही मूलतः, लेकिन हर चीज में लोगों को फांसी दे दो, फांसी दे दो, ये भी इनका एक मांग चलता रहता। तो और दूसरा ये कि जो लोग इनके पक्ष में नहीं है, जो इनके विरोध में है, उनको कैसे फंसाया जा सकता है, किन चीजों में फंसाया जा सकता है, वो काम भी इस सत्ता ने 2014 से लगा करके अब तक निरंतर किया है। जो कि आपको नजर आ रहा है कि पूरा अर्बन नक्सल का एक विचार जिसका कोई अता पता सिर पैर कुछ भी नहीं है, उसको ला करके स्थापित करके और उसमें असहमत आवाजों को, उन बुद्धिजीवियों को जो नागरिक अधिकार के लिए लड़ते हैं, उन सबको फंसा करके जिस ढंग से गला घोट रहे हैं ये लोग, वो बहुत खतरनाक चीज। एक हमने ये देखा है कि इन्होंने, जैसे आपने कहा, बुद्धिजीवियों पर हमला किया है, फिजिकली भी और उनको फंसाने का भी काम किया है। जैसे कि अभी हाल में आपने देखा होगा डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जी को 14 अप्रैल को ही, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी, उसी दिन उनके पोते, उनके नाती नाथ जमाई जो थे डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, जो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया। तो ऐसी चीजें हो रही है। तो ये सब बहुत विचलित कर दिया है। तो हमने ये देखा है कि बुद्धिजीवियों पर ये हमला करते हैं, मीडिया पर हमला करते हैं, तो हमारा जो एक स्वतंत्रता का वातावरण था वो सिकुड़ता गया है। और मुझे लगता है कि शिक्षा, मीडिया, ये दो चीजें ऐसी है जहां से हमें फिर से काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, शिक्षा के जितने भी खासतौर पे उच्च शिक्षण के जो संस्थान थे, उन सारे संस्थानों पर तो उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से हमला किया है। जिन जगहों पर वो कब्जा कर सकते थे, वहां अपने वीसी वगैरह बिठा करके उन्होंने कब्जा कर लिया। जिन इंस्टीट्यूशंस को वो कब्जा नहीं सकते थे, उन पर उन्होंने ज्यादा हमला किया। जैसे कि जेएनयू उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पर उस तरीके से कब्जा नहीं कर सकते हैं जैसे बाकी जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, बाकी यूनिवर्सिटीज पे कब्जा कर लिया। तो वहां पूरे तरीके से जेएनयू को बदनाम करना, उस पर बार बार हमले करना, छात्रों की जो शोध वृत्तियां हैं, फेलोशिप्स हैं, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, उन सबको रोक देना, कम कर देना, ये सब चीजें चल रही है। शिक्षा का माहौल क्या हो चुका है वो हम रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर में देख सकते हैं कि आप ऐसा माहौल बना देते हैं जहां बहुत प्रतिभाशाली, बहुत जिनमें बहुत संभावनाएं थी, ऐसे बच्चे, रोहित जैसे लोग आत्महत्या पे मजबूर हो जाते हैं। तो हालात जो है, मुझे लगता है कि ये निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इस साल जो हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में जिस तरह के हमले देखे हैं, और सीधे सीधे जाकर के नकाबपोश लोग लाठियां सरिये लेकर के गए हैं। मैं जेएनयू में भी उसके बाद गया हूँ और मैंने पहली बार ये देखा, क्योंकि मैं कई सालों से दिल्ली जाता हूँ तो जेएनयू जाते रहता हूँ। मुझे पहली बार मेन गेट से एंट्री नहीं मिल पाई और बहुत पीछे से कोई अंदर किसी से बात करके जाना पड़ा, और अंदर का माहौल इतना डरावना कर रखा उन्होंने। तो पूरा एजुकेशनल जो पूरा सेटअप है, पूरे इंस्टीट्यूट हैं, नीचे के स्तर पे तो उन्होंने ये किया है कि अपने इंस्टीट्यूट बना दिए, आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, और ऊपर तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, ऊपर पूरा प्रहार कर रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक है उसका पूरा भगवाकरण, सेफ्टनाइजेशन कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत भयानक स्थिति, आपने जो कहा ये मैं इससे सहमति रखता हूँ कि शिक्षा में बहुत काम करने की जरूरत है। और सेम वही मीडिया की बात है। भारत में वैसे ही मीडिया जिस तरह का जातिवादी मीडिया है, न्यूज रूम में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, और मैं कई बार कहता हूं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है बल्कि मनुस्ट्रीम मीडिया है, एक पूरा मनुवादी मीडिया है। उसमें और जिस ढंग से इन्होंने मीडिया पर कब्जा करके और एक ऐसा मीडिया बना दिया जो उन्माद फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और जो स्वतंत्र आवाजें थी जो बोल सकते थे, इनके खिलाफ बात कर सकते थे, उन आवाजों को पूरी तरीके से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत इक्का दुक्का आवाजें बच गई है मीडिया में, और मुझे लगता है कि मीडिया का जिस तरीके से मीडिया संगम शरणम हुआ है,
वो बहुत भयानक स्थिति है। ये पूरी राष्ट्र की चेतना को एक तरीके से उन जगह पे ले जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कोविड की स्थिति में भी, लॉकडाउन की स्थिति में भी वो जो तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई, वो बहुत ही दुर्दैवी घटना थी, लेकिन उसको जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक और हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, तो ऐसी कई सारी चीजें अब भी हो रही है। तो ये भी मुझे बहुत दुखद लगता है कि ऐसे हालात में जबकि सबको इकट्ठा आना चाहिए अपने अपने वैचारिक भेदभाव छोड़ के, लेकिन ये हो नहीं रहा है, बल्कि उनकी तरफ से ही इस तरह की चीजें हो रही है सरकार की, और सरकार उस पर खामोश भी है। तो ये बहुत अचरज की बात है। मुझे मुझे लगता है कि देखिए कि कोरोना तो नया वायरस है जी, और इस वायरस की कोई कोई वैक्सीन जरूर बन जाएगी, लेकिन ये जो जाति और जो धर्म के आधार पे जो घृणा का वायरस है वो बहुत भयानक है, और उसका कोई अभी तक इलाज हो नहीं रहा है। इसलिए ऐसे कोरोना संक्रमण काल में भी जब पूरा विश्व जिससे जूझ रहा है, उसमें आप ऐसी चीजें फैला रहे हैं कि जैसे मौलाना साद और जमात ने इसको फैला दिया, या वहां से पैदा करके और वहां उन्होंने प्रयोगशाला बना रखी थी, वहां से सारी चीजें फैला दी। तो ये जो चीजें हैं कोरोना के इस पूरे काल में जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की गई है, यहाँ तक कहा गया कि कोरोना टेररिज्म, कोरोना जिहाद जैसी चीजें भी कही गई, और वो मीडिया और ये लोग पूरा इनका जो आईटी सेल है पूरा ये सब फैलाने में लगा हुआ है। तो मुझे कई बार लगता है कि इसका इलाज बहुत जरूरी है कि वो क्या बनेगा, वो ऐसा कौन सा टीका बनेगा कि लोग अपनी जाति और धर्म के आधार पे जो ये नफरत का वातावरण है भारत में, इसका कोई और जो अलग अलग विचारधाराओं की छोटी छोटी या बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उनका भी गला घोट दिया गया है पिछले कुछ सालों में। ये भी मैं देखता हूँ। वो तो है ही। देखिए आप अगर पूरे जो भी प्रगतिशील विचारों वाली संस्थाएं थी, उनका गला बिल्कुल सिस्टमेटिकली घोट दिया गया है पिछले 5-6 सालों में। सिविल सोसाइटी को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है। आपके ये जो फॉरेन फंड्स वगैरह जो आते हैं, एफसीआरए वगैरह के जो कानून है, उनको जिस ढंग से कड़ा किया गया, फिर निगरानियां बिठाई गई, और जिस तरीके से पीछे पड़े हैं ये लोग, उसके बाद प्रगतिशील संगठनों को काम करने में बहुत मुश्किल पेश आई है। बहुत सारों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं, कई लोगों के पीछे पड़ करके उनको मुकदमों में फंसा करके, उसमें तीस्ता सत्रवाद से लगा के इंदिरा जय सिंह तक के जो आप केसेस देखते हैं, वो सब नजर आते हैं कि किस ढंग से सारी चीजें हो रही है कि सिविल सोसाइटी का मुंह बंद किया जाए, जो लोग गोरी लंकेश जैसे लोग बोलते हैं गोली मार दी जाए, और हर जगह पर ये जो एक तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर जो आतताई भीड़ खड़ी की जा रही है, और ये दरअसल मॉब लिंचिंग जो है वो हर जगह चल रही है। वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है, पब्लिक के बीच में चल रही है, शासन प्रशासन में चल रही है। ऐसा लगता है कि पूरी एक सिस्टमेटिक मॉब लिंचिंग चल रही है, जिसको सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, पूरा सहयोग। मुझे एक कविता की पंक्ति यहाँ पर याद आती है कि ऐसी स्थिति में, या इस तरह की स्थितियां बार बार आती रही है मानवता के दौर में, तो इस तरह की स्थिति में अभिव्यक्ति के सारे खतरे हम आप जैसे लोगों को उठाने होंगे। जी, तो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। तो जैसे कि आपने किताब लिखी है, मैंने किताब लिखी है, हम अपनी अपनी तरफ से अभिव्यक्त हुए हैं और होते रहेंगे, बार बार अभिव्यक्त होते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये अभिव्यक्ति का भले ही खतरा हो, लेकिन ये तो उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी जी, मैं आज ही सोच रहा था कि कुछ मुद्दों को लेकर के जब नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, तो उसके बाद मैं अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग बिना अभिव्यक्त हुए शायद जी नहीं पाएंगे। तो हमको तो अभिव्यक्ति के खतरे से ज्यादा अभिव्यक्ति ना हो पाए तो उसका जो खतरा है उससे हम शायद झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हम तो अभिव्यक्ति तो रखेंगे ही,
और अभिव्यक्ति का खतरा हर दौर में रहा है। निश्चित रूप से ये जो दौर है, हर फांसीवाद दौर में सबसे पहले स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को ही दमन किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति बनी रहेगी, स्वतंत्रता बनी रहेगी अभिव्यक्ति की, तो स्वतंत्र चित्त के लोग, स्वतंत्र चेतना के लोग पैदा होंगे, और तब आप फिर गुलाम नहीं बना सकते, किसी भी चीज से लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। और ये कोई फांसीवादी सत्ता नहीं चाहती है। तो ये भी भाई उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हिटलर भी बढ़ा और बाकी तमाम लोग बढ़े। ये कोई अलग लोग नहीं है, ये उन्हीं के नक्शे पे चलने वाले लोग। ठीक है भवर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तो ऐसी स्थिति में आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे दौर में बात कर रहे हैं, और बार बार हमें व्यक्त होना भी पड़ेगा और जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच अभी जी, शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।